बहुत बढ़िया। चलिए आज पिछली क्लास से आगे बढ़ाते हुए जो आपने पिछली क्लास में असेट और लायबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स को समझा था, उसके आगे रिसिट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। रिसिट एक ऐसा अमाउंट है जो हम रिसीव कर चुके होते हैं या फिर वो रिसीव करने वाला होता है, रिसीवेबल होता है। मतलब जब हम कोई असेट्स या गुड्स या सर्विसेज किसी को सेल कर देते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमको कुछ अमाउंट रिसीव होता है या फिर हम उसके अगेंस्ट में कुछ अमाउंट रिसीव करने वाले होते हैं। यानी कि हमने एक असेट क्रिएट कर ली है जो हमें बाद में पैसा रिसीव होगा, यानी कि अमाउंट रिसीव या रिसीवेबल को हम रिसिट बोलते हैं। रिसिट्स आर फर्दर कैटेगराइज इनटू रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। जो रिसिट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स। रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स के बीच में डिफरेंशिएशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो आपसे जो लास्ट के टॉपिक्स होंगे वो बिल्कुल भी आपको क्लियर नहीं होंगे। और वैसे भी अकाउंटिंग में जितनी भी टर्म्स हैं वो अपने आप में सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी हम रिसिट के बारे में पढ़ते हैं। रिसिट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड। Receipts are further categorized into revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts, it is the amount received or receivable in the normal course of business, say against sale of goods or rendering of services or investment of business resources, say in fixed deposit. एक ऐसा अमाउंट जो हम बिजनेस के अंदर रेगुलरली रिसीव करते रहते हैं, उस तरह की रिसिट जो होती है उसको हम रेवेन्यू रिसिट्स बोलते हैं। जैसे हम लगातार माल बेचते हैं, उससे मिलने वाला पैसा आता है या आएगा। हम सर्विसेज सेल करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं किसी को, उससे मिलने वाला पैसा आ गया होगा या फिर आएगा। तो ये सारी चीज़ें रेवेन्यू रिसिट्स कहलाती हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हमारी डील की जाती हैं और उसके अगेंस्ट में पैसा आता है या आने वाला होता है। और रेवेन्यू रिसिट्स से रिलेटेड जितनी भी आइटम होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चढ़ाई जाती हैं। इसके आगे कुछ बात है, दे आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ एंटरप्राइजेस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी आप डिटेल में 12th में पढ़ेंगे। एनपीओ के बारे में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अगर रिसीट की बात करें तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको दिखाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इसको दिखाया जाता है, मगर उसका नेचर रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, तभी वो इन अकाउंट्स में दिखाया जा सकता है। अगर वो कैपिटल नेचर का है तो उसे हम बैलेंस शीट का पार्ट मानते हैं और उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। ये बातें अभी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होंगी, क्यों? क्योंकि ये इतनी भारी भारी टर्म्स हैं और अभी तो आपकी अकाउंट्स की शुरुआत हुई है। ये सारी भारी भारी टर्म्स बाद में दोबारा से आएंगी, तब डिटेल में प्रैक्टिकली आपको सारी ज़्यादा समझ में आएंगी, मगर अभी सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन आपको मिल रहा है। तो इसको बहुत ज़्यादा समझने की सोच नहीं रखनी चाहिए आपको। डिटेल में धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द जैसे जैसे बेसिकली आपका चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो टर्म्स आपको वहाँ पर समझ में आएगी। फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर रेवेन्यू रिसिट्स यानी कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन या रिसीवेबल ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट्स। इस तरह का पैसा जो बिजनेस के अंदर रेगुलर नेचर का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता रहता है उसको हम रिसिट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो भी पैसा आता है कि हमने कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन करी हो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं होती, तो वो रेवेन्यू रिसिट्स कहलाते हैं। रेवेन्यू रिसिट्स, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शंस which are not revenue in nature. They are shown in the balance sheet of the entity. For example, amount received or receivable on sale of machinery. जो अमाउंट आपका मशीनरी के सेल होने से रिसीव होता है, क्योंकि मशीन सेल करना बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, या बिल्डिंग को सेल करना या फर्नीचर को सेल करना या इन्वेस्टमेंट करना या लोन देना या लोन लेना,
मगर यहाँ पर लेने की बात चल रही है क्योंकि रिसिट की बात है, तो लोन लेना। तो इस तरह की बातें जो होती हैं, आपने ऐसा कोई काम जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हटकर है, तो उससे मिलने वाला जो पैसा होता है और या मिल गया हुआ पैसा होता है, उसको हम कैपिटल असेट्स के बारे में कैपिटल असेट्स बोलते हैं। जैसे सेल ऑफ मशीनरी से रिसीव होने वाला पैसा, बिल्डिंग की सेल होने से रिसीव होने वाला पैसा, फर्नीचर या इन्वेस्टमेंट की सेल होने पर रिसीव होने वाला पैसा, या किसी से लोन के रूप में आने वाला पैसा, लॉन्ग टर्म लोन के रूप में। तो इन सब को हम कैपिटल असेट्स का पार्ट मानते हैं। यानी कि कुल मिला के रिसिट्स का मतलब है 2 हिस्सों में बांटा जाता है। 2 हिस्सों में का मतलब होता है कि या तो वो रेवेन्यू असेट्स होगी या वो कैपिटल असेट्स होगी। अगर ऐसे रिसिट्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होती रहती है तो वो रेवेन्यू असेट्स का पार्ट है, मगर ऐसे रिसिट्स जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती है, यानी कि वो कभी कभी होती है, रिकरिंग नेचर की नहीं होती, तो वो कैपिटल असेट्स कहलाती है। ऐसे ही सेम डिफरेंशिएशन होता है एक्सपेंडिचर के अंदर। तो एक्सपेंडिचर का पार्ट पढ़ते हैं हम। एक्सपेंडिचर को भी हम बेसिकली 2 हिस्सों में बांट देते हैं, कैपिटल असेट्स और रेवेन्यू असेट्स। मगर इसके अलावा एक और इसका डिफरेंशिएशन होता है, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए इनको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट ऑन एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। यानी कि वो पैसा जब हम खर्च करते हैं या अपने सर पे एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, जब हम किसी एसेट्स को या गुड्स को या सर्विसेज को परचेज करते हैं, तो हमारे सर पे या तो उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है या फिर हम उसको अपने पास रख लेते हैं, मगर उसके अगेंस्ट में पैसा देते हैं या देने वाले होते हैं, यानी कि लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद इसको फर्दर हम कैटेगराइज कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी पार्ट वैसे ही है जैसे कैपिटल असेट्स। वो पैसा, वो अमाउंट जो हम बिजनेस के अंदर कभी कभी रिकरिंग नेचर का ना होते हुए कभी कभी किसी चीज पे खर्च करते हैं, जैसे कोई एसेट बना लेना, उस पे किया गया सारा खर्चा कैपिटल नेचर का होता है। जैसे फर्नीचर परचेज करना, कंप्यूटर परचेज करना, मशीनरी परचेज करना। गुड्स परचेज करना नहीं, गुड्स परचेज करना एक रेगुलर नेचर का खर्चा होता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो पढ़ देते हैं इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, will give benefits of enduring nature to the business। इस तरह का पैसा जो हम या तो कोई एसेट एक्वायर करने पे खर्चा करते हैं या फिर उस एसेट की जो एसेट्स है उसके अंदर उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए एक बड़ा खर्चा, रिपेयर का भी खर्चा हो सकता है वो, मगर एक बड़ा खर्चा जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी, उस मशीन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उस एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बिजनेस के लिए। तो इस तरह का जो बेनिफिट होता है वो बिजनेस को कई सालों तक मिलता है। तो इस तरह का जो पैसा होता है, इस तरह का जो खर्चा किया जाता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में जानते हैं और इसको हम बैलेंस शीट का पार्ट मानते हैं। इस तरह का पैसा या तो इंटेंजिबल एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स, किसी तरह की एसेट्स को खरीदने में लगाया जाता है। या तो वो इंटेंजिबल एसेट्स होगी या वो टेंजिबल एसेट्स होगी, मगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जब गुड्स खरीदते हैं वो रेवेन्यू नेचर की कहलाएगी। तो बैलेंस शीट के अंदर इसको दिखाया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को सारा, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज ऑफ मशीनरी टू मैन्युफैक्चर गुड्स, परचेज ऑफ फर्नीचर और कंप्यूटर्स टू कैरी ऑन बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट का पार्ट मानते हैं और इसको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में दिखाया जाता है। उसके बाद बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जो बिजनेस का रिकरिंग नेचर का खर्चा होता है, डे टू डे लाइफ के अंदर खर्चा किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड
द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जिसका बेनिफिट, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमको एक अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है, उस ऐसा उन एसेट्स पे, उन एक्सपेंडिचर पे, उन बेनिफिट्स पे किया गया खर्चा रेवेन्यू नेचर का कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसलिए इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वेजेस, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि जैसे जैसे हमारे बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट होता रहता है और उसको हम अपने खर्चे के साथ जोड़ते रहते हैं, यानी कि जिस पीरियड में हमको रेवेन्यू जनरेट हुआ उस पीरियड से रिलेटेड जो भी खर्चा है, चाहे वो रिसीव हुआ है चाहे रिसीव नहीं भी हुआ है, तो भी वो सारा का सारा खर्चा रेवेन्यू, चाहे वो किया गया है या नहीं किया गया है, रिसीव की बात नहीं है, एक्सपेंडिचर है, तो वो सारा का सारा रेवेन्यू नेचर का कहलाता है। जैसे हमने गुड्स परचेज किए, परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी पे की, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए, वेजेस पे किए या पेबल होंगे, तो भी ये सारे रेवेन्यू नेचर के कहलाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप एंटरप्राइजेज and in the expenses part of statement of profit and loss account in case of companies, और सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसे एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में दिखाते हैं, और अगर कंपनी की बात आ जाए तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। और अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंट के अंदर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बनाए जाते हैं, उसके अंदर एक्सपेंडिचर यानी कि डेबिट साइड के रूप में दिखाई देते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफर्ड। सबसे पहले वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। डेफर्ड, डेफर्ड का बेसिक मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, इंस्टॉलमेंट में सेग्रीगेटेड कर देना, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पे करना। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा एक्सपेंडिचर जिसको हम कई हिस्सों में बांट देते हैं और उसको कुछ सालों तक थोड़ा थोड़ा दिखाते रहते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसकी एक ऐसा बड़ा एक्सपेंडिचर होता है जिसका छोटा छोटा पार्ट हम हर साल P&L अकाउंट के अंदर राइट ऑफ करते दिखाते हैं, राइट ऑफ करके दिखाते रहते हैं, यानी उसके अंदर खर्चा डाल देते हैं डेबिट साइड में, और बाकी पैसा बैलेंस शीट का पार्ट हो जाता है जिसको हम असेट साइड के अंदर एक फिक्टिशियस असेट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ चार्ज इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल एक्रू इन मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। हम ये मानते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक ऐसा बड़ा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमको कुछ और सालों तक, ज़्यादा सालों तक मिलेगा, इसलिए सारा का सारा खर्चा हम उसी साल में नहीं डाल सकते जिस साल में हमने किया है। जैसे एक बहुत लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, हमें पता है एक एक्सपेंडिचर करने का मतलब होता है जिसका बेनिफिट हमको बहुत सालों तक, आगे सालों तक मिलेगा। तो फॉर लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि उसका कुछ हिस्सा इस साल के अंदर खर्चा डाल दिया जाता है और बाकी का बैलेंस शीट के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में एसेट साइड में दिखा दिया जाता है। चलिए, अब ये रेवेन्यू वर्ड जिसके लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। ऐसा आम आदमी के लिए ऐसा होता है, मगर जब आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रेवेन्यू का मतलब पैसा, इनकम नहीं होता। इनकम नहीं, इट इज डिफरेंट टर्म। अगर हम इनकम बोलेंगे तो अलग बात होती है, रेवेन्यू बोलेंगे तो अलग बात होती है। तो इसको समझते हैं क्या मतलब होता है। रेवेन्यू का बेसिक मतलब होता है कि आपने जो भी सेल की है, इट इज अ अमाउंट ऑफ सेल। अगर आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और उसको 180 पर बेचा तो 180 इज द रेवेन्यू, 100 रुपीज इज द कॉस्ट एंड 80 रुपीज इज द एक्सपेंस। तो रेवेन्यू का मतलब यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। रेवेन्यू इज द अमाउंट
रिसीव्ड अगेंस्ट सेल। बेसिकली रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल, सेल का अमाउंट जो होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो एक बार पढ़ देते हैं रेवेन्यू क्या चीज होती है। रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज, फ्रॉम द यूज ऑफ अदर एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज, yielding interest, dividend, etc. The revenue is the amount received or receivable by the enterprises from its operating activity। यानी कि जो फर्म की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो फर्म का मेजर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, उससे मिलने वाला जो पैसा होता है वो अमाउंट रेवेन्यू नेचर का होता है। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यूज आर रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रिसिट फ्रॉम रेंट, रिसिट फ्रॉम कमीशन, एक्सेट्रा। Revenue differs from income, amount received against sale of goods and services. Rendering is revenue and cost of sale of goods or services is an expense. The difference between revenue and expenses is income. So income equals to revenue minus expense. Clear? Yes sir. तो हम अब इसको आगे समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे रेवेन्यू होता है वैसे ही एक पार्ट होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब जो अभी अभी आपने तीसरी टर्म यहाँ पर पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू आपने पढ़ लिया। इनकम का मतलब जो प्रॉफिट का पार्ट होता है, एक्सपेंस का मतलब जो कॉस्ट का पार्ट होता है। तो कॉस्ट के अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें और आती हैं, तो उसको समझते हैं कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज। रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट इनकर की जाती है उन सब को हम एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस के अंदर परचेज ऑफ गुड्स जिसको हमने सेल करने के लिए लिया है वो भी आते हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारे एक्सपेंस कहलाते हैं। और फिक्स एसेट्स का वो पार्ट जो आपने डेप्रिशिएशन के रूप में इस साल डाला है, राइट ऑफ किया है, उसको भी एक्सपेंस यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस के रूप में आप डाल देते हैं। तो आप समझते हैं एक्सपेंस के बारे में और पढ़ते हैं। एक्सपेंस इज द मोस्ट इनकर्ड or generating revenues. Expense is the cost incurred for generating revenues. According to R.N. Anthony, expenses is a monetary measures of inputs or resources consumed. It is a value which has expired during the accounting period. It may be ऐसी वैल्यू जो उसी साल में हम खर्चा करते हैं और उसी साल में उसका बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि ऐसा खर्चा जो उसी साल खत्म हो जाता है, उसको हम खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, एक्सपायर्ड हो जाता है। इसके लिए कुछ आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं। कैश पेमेंट सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन पेड एक्सेट्रा। राइटिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स यानी कि डेप्रिसिएशन एंड अमाउंट रिटर्न ऑफ ए करंट असेट्स से बैड डेट्स। ये भी आपका बैड डेट्स यानी कि जो पैसा आप लोगों का, जो पैसा बिजनेस का आना रह जाता है और जिसके आने की उम्मीद भी नहीं होती, तो उसको हम बैड डेट्स ही बोल देते हैं। बैड डेट्स मतलब जो पैसा मर गया, जो पैसा नहीं आएगा, तो उसको भी हम खर्चे के रूप में डाल देते हैं। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर कोई भी करंट सिनेरियो में आपने कोई असेट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब किसी शेयर्स में कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसकी वैल्यू कभी घट जाती है, तो उसको भी आप एक खर्चे के रूप में दिखा देते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी पढ़ा हमने, जिससे परचेज की बात होती है। एन एक्सपेंसेस चार्ज डेबिटेड टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर P&L अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में दिखाते हैं, खर्चे के रूप में डेबिट साइड में दिखा देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो और टर्म्स होती हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ नहीं आई तो आप समझिए आपका अकाउंटिंग पूरी तरह से अधूरा है। दो टर्म्स हैं, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग। एक और टर्म्स होती हैं एक्रू। आउटस्टैंडिंग और एक्रू जो टर्म्स होती है उसको इनकमिंग साइड में देखते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमारी देनी बाकी है, लायबिलिटी के रूप में देखते हैं। प्रीपेड मतलब जो पहले से पे किया गया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट इज एन एक्सपेंस that has been paid in advance and the benefit of which will be available in the following years or years. For example, insurance premium of rupees 50,000 has been paid for 1 year beginning 1st October 2017.
द फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 18, यानी कि एक ऐसा पैसा जो हमने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पे कर दिया, यानी कि हमने इस एग्जांपल में समझा कि 1 अक्टूबर 2017 के अंदर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पे किया। इंश्योरेंस प्रीमियम जनरली 1 ईयर का होता है, इसका मतलब उसका जो बेनिफिट है हमको 30 सितंबर तक मिलेगा, मगर अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2018 में क्लोज होता है। इसका मतलब 6 साल का रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो इस साल के अंदर हमने कंज्यूम कर लिए, इस साल का खर्चा माना जाएगा 6 महीने का, और अगले 6 महीने का जो खर्चा है वो प्रीपेड कहलाएगा ऑन 31 मार्च 2018 के दिन। सर समझ नहीं आया, तो मैंने आपको बता दिया था ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये समझ में आ जाएगी और धीरे धीरे से। बेसिक मतलब है कि एक डेट पर, और वो डेट नॉर्मली क्लोजिंग डेट ऑफ ईयर होती है, उस डेट पर जितने भी आपने फर्दर बेनिफिट्स के लिए, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए पेमेंट कर रखी है, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा, तो 31 मार्च क्लोजिंग डेट पर आपके लिए वो अमाउंट प्रीपेड अमाउंट कहलाएगा। ठीक है सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इट मीन्स प्रीमियम फॉर 6 मंथ 1 अप्रैल 2018 to 30 September 2018 amounting to ₹25,000 is paid in advance. Thus the amount of premium paid in advance is 25,000, क्योंकि जो अमाउंट हमने 50,000 पे किया था उसके अंदर 6 महीने का इस साल से रिलेटेड है और 6 महीने का प्रीपेड है, पेड इन एडवांस है। तो 25,000 रुपये आप इस साल के अकाउंटिंग में रखेंगे, जिसको एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे, और 25,000 प्रीपेड एक्सपेंस के रूप में रखेंगे, जिसको आप नेक्स्ट ईयर के लिए रख लेंगे। तो ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट हो जाएगा, असेट साइड में दिखाई देगा। इट विल बी अकाउंटेड एज एन expense in the financial year 31st March 2018 25,000 and in balance sheet as in 31st March 2018 it will be shown as a current asset। यानी कि जो बाकी का पैसा है प्रीपेड एक्सपेंस के रूप में वो 25,000 बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगा। इसका जस्ट अपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमारे सर पर उधार है, ऐसा पैसा जिसके बेनिफिट्स, ऐसा अमाउंट जिसके बेनिफिट हमने इस साल में ले लिए हैं मगर उसकी पेमेंट नहीं की है, तो वो सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग के रूप में जानी जाती हैं। जैसे सैलरी अभी पे नहीं की है 31 मार्च के दिन, क्लोजिंग सारे डिफरेंशिएशन जो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एक्रू की बात होती है वो सारे डिफरेंशिएशन हम मोस्टली एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, जिस समय हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में हमारे पास वो पैसा जो हमने अभी तक पे नहीं किया है मगर उसके बेनिफिट हमको मिल चुके हैं, वो सारा खर्चा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में इसी साल के खर्चे में दिखाया जाएगा, क्योंकि उसके बेनिफिट हमने ले लिए हैं मगर पेमेंट हम अगले साल भी करेंगे, तो इसके बेनिफिट के साथ साथ इसके खर्चे को भी इस साल दिखाना पड़ेगा। तो पढ़ देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। ऐसा खर्चा जो हमने कर तो दिया है मगर अभी तक पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑडिट, एन ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगेंस्ट विच ऑडिट फीस और 60,000 इज पेबल। ऑडिट फीस पेबल है, 60,000 रुपये दिए नहीं हैं मगर उन्होंने अपना काम कर चुके हैं, ऑडिट करके जा चुके हैं। सर ये ऑडिट क्या होता है? ऑडिट एक चेकिंग होती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जब कोई फर्म अपने हिसाब से कोई अकाउंटिंग कर लेती है तो उसको चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू ऑथेंटिकेट किया जाता है कि ये सारे अकाउंट्स ठीक रखे गए हैं। तो इस चीज़ को चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने स्टाफ के साथ मिलकर चेक करता है और उसको अप्रूव कर देता है। तो इन सब काम के लिए वो एक फ़ीस लेता है, उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। तो ऑडिट फीस यहाँ पर हमारी अभी तक पे नहीं हुई है तो हमें इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, ऐसा खर्चा जो हमने अभी तक दिया नहीं है। It means a liability of ₹60,000 has been incurred which is not yet paid or it is yet to be paid. It is termed as outstanding expense. It is debited to profit and loss account and also shown under the head current liabilities in the balance sheet. इसको दिखाया कैसे जाता है बैलेंस शीट के अंदर? ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, यानी कि ऐसा पैसा जो हमें नियर फ्यूचर में देना तो है मगर दिया नहीं है, इसलिए इसको करंट लायबिलिटी के रूप में दिखाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पिछले साल ही जब इसका बेनिफिट हमको मिला था उसी साल के खर्चे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है सर,
ये बात हमें अब समझ में आ गई है। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आगे के टॉपिक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो की वेट करनी पड़ेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की तलाश होती है तो आपको नोटिफिकेशन तो तभी मिलेगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो जल्दी जल्दी कर दो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।